सो रिवर्स कार्नोट साइकिल, और इसी का दूसरा नाम है आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। आइडियल वर्ड इसलिए यूज किया गया है यहाँ पे क्योंकि ये हाइपोथेटिकल साइकिल है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली में ये पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है ये हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। पर फिलहाल हम इसको मान के चलते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एक जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है वो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जिसमें एयर एज अ वर्किंग मीडियम है। यहाँ पे एयर जो यूज किया गया है एज अ वर्किंग सबस्टेंस, यानी एयर को रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया गया है। दिस इज द theoretical ideal cycle, ideal refrigeration cycle that achieve maximum possible value। जो है ये थियोरेटिकल आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी, अगर दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर किसी का सीओपी ज़्यादा हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स कार्नोट साइकिल का सीओपी ज़्यादा होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसका सीओपी रिवर्स कार्नोट साइकिल से ज़्यादा होगा, ठीक है, किसी दो पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में। तो इसीलिए जो है कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल एंड यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट साइकिल। ये कंपैरिजन कहाँ यूज करते हैं हम लोग, जो इसके अलावा जितने भी साइकिल है उसको सारे जो है हम लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल से कंपैरिजन करते हैं। रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करता है और जो है हीट पंप दोनों की तरह वर्क करता है, डिपेंडिंग करता है कि हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है। जो बेसिक कंपोनेंट देखा जाए तो कार्नोट साइकिल का एक इवापोरेटर, दूसरा कंप्रेसर, कंडेंसर, टरबाइन, जनरल एक ये जो है कोल्ड मीडियम से जो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, जहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं क्यू एब्जॉर्ब। वही जो हॉट मीडियम से इसको हीट को रिजेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर। कंप्रेसर से एयर को कंप्रेस कर रहा है और एक्सपांसन से एयर को एक्सपांस कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये बेसिकली चार प्रोसेस होते हैं तुम्हारे आपके घर दो कार्नोट साइकिल में, रिवर्स कार्नोट साइकिल में। बेसिकली ये चार प्रोसेस हैं जिसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। पहला प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपांस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 to 3 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। एंड प्रोसेस 4 to 1 आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन। रिवर्स, सिंस चूंकि यहाँ पे अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल में जो मेरा हम यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी रेफ्रिजरेटर को, इसलिए जो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है ये हीट एब्जॉर्प्शन। हीट एब्जॉर्प्शन ही मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है, यानी यहाँ हीट जो एब्जॉर्प्शन है यही होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट और देन इसी को बोला जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल में चार चार प्रोसेस कंसिस्ट करता है। एक आइसेंट्रोपिक एक्सपांड कंप्रेशन, दूसरा आइसेंथर्मल रिजेक्शन हीट रिजेक्शन, तीसरा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, चौथा आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन। ये चार प्रोसेस बेसिकली कंटेन करता है। ये हमारा टी एस एंड पीवी डायग्राम ऑफ, पीवी एंड टी एस डायग्राम ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल, पीवी एंड टी एस डायग्राम।
ठीक है। अब इसमें जो प्रोसेसेस है, प्रोसेस 1 to 2 जो आपका है आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, पीवी पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों ही। वहीं 2 to 3 और ये आइसेंट्रोपिक हीट एब्जॉर्ब हीट और रिजेक्शन 2 to 3 एंड एब्जॉर्प्शन। ये चार इसमें जनरली यहाँ पे भी जो पीवी डायग्राम में जनरली हम लोग देखेंगे कि जो प्रेशर जैसे मेरा इंक्रीज होता है 1 to 2 में, प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो V1 है मेरा, और जैसे कंप्रेस करते हैं हमारा प्रेशर इंक्रीज किया अप टू P2 और देन वॉल्यूम रिड्यूस कर गया। देन यहाँ पे जैसे टू और प्रोसेस 2 और 3, प्रोसेस 2 to 3 की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर हीट, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन बोल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इस टर्म को यूज किया गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन ये भी सही है। वाई आइसोथर्मल कंप्रेशन, आप देखिए इसमें जो प्रोसेस 2 to 3 में, प्रोसेस 2 में हमने एयर को कंप्रेस किया 2 से लेके 3 तक में, एयर को कंप्रेस्ड किया, कंप्रेस्ड एयर कहाँ से लेके 2 से लेके 3 तक, तो प्रेशर जो है राइज कर गया आपका, प्रेशर इंक्रीज किया, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है डिक्रीज किया। तो यही तो कंडीशन होता है कंप्रेशन का। तो प्रोसेस 2 to 3 जो है कहीं कहीं बुक में जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन भी बोला जाता है। उसी तरह प्रोसेस 4 to 1 को कहीं कहीं आइसोथर्मल एक्सपांशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसलिए। ठीक है। अब हम दो टेम्परेचर लिमिट, जैसे हम पिछला कि यहाँ पे देखे, जो ये मेरा वर्किंग टेम्परेचर टी हायर, जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है जो हायर देन है कोल्ड मीडियम टी लोअर, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर लिमिट ये होगा मेरा T2, ये हो जाएगा हायर टेम्परेचर, एंड दिस इज टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर लिमिट। दिस इज पीवी डायग्राम एंड दिस इज टीएस डायग्राम। अगर हम लोग देखा जाए बेसिकली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़े होंगे, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक चीज हमको मिला था ज्ञान, जो हम यहाँ पे जनरली एक चीज हम लोग को सीखने को मिला है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या मिला था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो चेंज इन एंट्रोपी होता है मेरा, चेंज इन एंट्रोपी, ये एंट्रोपी दो तरीके से चेंज हो सकता है। एक तो इंटरनल इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू से हो सकता है, और दूसरा है एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी के थ्रू से। यानी अगर इसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो यहाँ हम बोल सकते हैं एंट्रोपी जनरेशन और एक्सटर्नली ड्यू टू हीट ट्रांसफर। एक्सटर्नल रिवर्सिबल होने का मतलब है हीट ट्रांसफर का यहाँ पे। ठीक है, ये दो तरीका हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर इसको देखें टी एस इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं इंट्रोपी जनरेशन प्लस डेल क्यू बाय टी, ये है मेरा चेंज इन इंट्रोपी, कहाँ से? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। ठीक है। अब जो सिस्टम को हम माने हैं, अभी जो मेरा रिवर्स कार्नोट साइकिल सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम आपका जो है रिवर्सिबल सिस्टम है, रिवर्सिबल सिस्टम है, इसका मतलब है कि सिस्टम इंटरनली रिवर्सिबल है और एक्सटर्नली दोनों तरह से रिवर्सिबल है। इसका मतलब है इंटरनली अगर रिवर्सिबल है, यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ हीट, जो इंट्रोपी, जो चेंज इन इंट्रोपी ड्यू टू इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस, आई आर इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह सिस्टम इरिवर्सिबल है, इसका मतलब है इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है आपका जीरो। इसका मतलब है इंट्रोपी जनरेशन जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा? जीरो।
तो ऐसे में अगर ये टर्म जीरो हो गया तो फिर आपका क्या बच जाएगा, डी एस बराबर डेल क्यू बाय टी। तो यहाँ से क्या हम डेल क्यू बराबर ऐसा लिख सकते हैं, टी इंटू डी एस। सो इस फेनोमेनन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, जो हमारा डेल क्यू बराबर होगा डेल क्यू बराबर टी डी एस, और इसी को यूज करके हम जो रिवर्स कार्नोट साइकिल का जो है पूरा डेरिवेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं रिवर्स साइकिल प्रोसेस में, जिसे हम लोग बोले हैं रिवर्सिबल, ये चार रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिस्ट करता है। पहला जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है लोअर टेम्परेचर से लेके हायर टेम्परेचर तक। ठीक है, इस प्रोसेस में सबसे आइसेंट्रोपिक एक्सचेंज कंप्रेशन हो या आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन हो, इसमें जो है कोई हीट एक्सचेंज प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा कोई हीट, नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। प्रोसेस 2 to 3 जो है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ऑब्वियसली बात है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो है मेरा यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा तो हम उसको क्यू हीट रिजेक्टेड बोल सकते हैं, जो जो हायर टेम्परेचर पे है। यहाँ पे हम लोग जैसे 2 to 3 में हीट रिजेक्ट हुआ था, और ये हीट रिजेक्ट कितना होगा, तो प्रोसेस 2 अगर देखा जाए, प्रोसेस 2 to 3 में अगर इस इक्वेशन से अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं जो मेरा हीट रिजेक्शन होगा वो होगा टी इंटू टेम्परेचर एस फाइनल इंट्रोपी फाइनल माइनस इंट्रोपी इनिशियल। अगर यहाँ पे देखे जाए इंट्रोपी फाइनल क्या है, S3 है, और इनिशियल क्या है, S2 है। टेम्परेचर क्या है, हायर टेम्परेचर। प्रोसेस 2 to 3 में अगर देखा जाए तो इन फाइनल इंट्रोपी S3, और ये S2, और टेम्परेचर हायर टेम्परेचर। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, टी हायर S2 माइनस, सॉरी S3 माइनस S2। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज हमको देख सकते हैं यहाँ पे, जो क्यू रिजेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है हीट बाहर जा रहा है इसलिए नेगेटिव टर्म होगा। और यहाँ पे देखिए इंट्रोपी S3 कम है एज कंपेयर टू S2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, S2 माइनस S3। बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो देन यहाँ पे हम जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टी हायर S2 माइनस S3। उसी तरह से हम आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, यहाँ से जो है एक्सपांसन टेक्स प्लेस और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, लेकिन इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर फिर जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है। इसका कहने का मतलब यही होता है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोसेस को इतना फास्ट कर देते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग इतना फास्ट कर देते हैं कि हीट ट्रांसफर होने का समय ही नहीं मिलता है। क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा जो है टेम्परेचर चेंजेस हो जाए बट हीट ट्रांसफर ना हो, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सिस्टम को जो है इंटरेक्ट होने का मौका नहीं देना होगा। अगर सिस्टम इंटरेक्ट होगा आपने सर लोअर टेम्परेचर से, तो हीट ट्रांसफर होगा। अगर हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर एक दूसरे से इंटरेक्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है हीट ट्रांसफर तो होना है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि इसको हीट ट्रांसफर नहीं होने दें, तो इसके लिए एक ही चीज़ का ऑप्शन है आपके पास कि आप जो है इस प्रोसेस को, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को जो एक्सट्रीमली फास्ट कर दें, इतना फास्ट कर दें कि इसको टाइम ही नहीं मरे। ठीक है, देन आपके पास ये होगा ही नहीं, सिस्टम इंटरेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है हीट ट्रांसफर जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं उसी तरह आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, आप चाहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में कि जो है मेरा हीट ट्रांसफर हो जाए बट टेम्परेचर चेंजेस नहीं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हीट ट्रांसफर हो जाए और टेम्परेचर चेंजेस ना हो, लेकिन स्टिल आप चाहते हैं कि ऐसा हो। तो उसके लिए आपको एक ही चीज करना होगा,
कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, ऐसे कंडीशन में आप एक चीज कर सकते हैं कि भाई हम इस प्रोसेस को इतना स्लो, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस बना दें जिससे जो है मेरा टेम्परेचर चेंजेस हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो चीज को ये कर सकते हैं, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है और रिवर्सिबल ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है इनको। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हीट रिजेक्ट, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में सेम हीट रिजेक्शन नहीं होगा। वहीं आइसोथर्मल हीट एडिशन की बात करेंगे, यहाँ पे जो है लोअर टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि जो है टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है इस कंडीशन में। तो फिर अगर देखा जाए 4 to 1 प्रोसेस, 4 to 1 प्रोसेस जो है मेरा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर है 4 to 1 में, T1 टेम्परेचर यानी TL टेम्परेचर है, और यहाँ से जो है मेरा ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यही मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ, सॉरी यही मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया RE। तो हमको देखना है ये RE कितना आता है। तो इस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोसेस 4 से 1 हीट एब्जॉर्प्शन इक्वल टू T माइनस एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अगर करें तो यहाँ पे T लोअर टेम्परेचर, एस फाइनल की जगह हो गया S1 माइनस S4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन हम इसको यानी Q एब्जॉर्ब ऐसा लिख सकते हैं, Q एब्जॉर्प्शन को ऐसा हम लिख सकते हैं T लोअर S1 माइनस S4। देन यहाँ पे भी हम इसको सेम चीज Q एब्जॉर्प्शन देखिए यही ऐसी चीज कि जो मेरा ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। मेरा पर्पस है रेफ्रिजरेटर बनाने का क्या है पर्पस है कि लोअर टेम्परेचर से हमको हीट को एब्जॉर्ब करना है, हीट एब्जॉर्ब बाय एयर ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस 4 to 1, जो कि टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे हमको हीट एब्जॉर्ब करना है। यही तो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है, यही मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है रेफ्रिजरेटर का। तो इसीलिए हम बोलते हैं डिजायर्ड इफेक्ट, जो मेरा रेफ्रिजरेशन को हम लोग बोल रहे हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, यहाँ पे क्या है टी लोअर S1 माइनस S। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम देखें कि टोटल हीट इंटरेक्शन क्या हो गया, अगर हम टोटल हीट इंटरेक्शन देखना चाहें यहाँ पे कि क्या है मतलब कितना आ रहा है टोटल हीट इंटरेक्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू नेट, नेट हीट बराबर क्या होगा Q1 to 2 प्लस Q2 to 3 प्लस Q3 to 4 प्लस Q4 to 1। ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जीरो, हीट ये जीरो। इसका मतलब जो मेरा क्या हो गया Q2 to 3 प्लस Q4 to 1। अगर 2Q to 3 को अगर देखा जाए तो क्या है मेरा Q2 to 3 माइनस टी हायर टेम्परेचर S2 और मैं S3 प्लस टी लोअर टेम्परेचर S2 सॉरी S1 माइनस S4। क्योंकि S1 बराबर S2 और S3 बराबर S4, इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस जगह पे हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस टी हायर S1 माइनस S2 प्लस टी लोअर S1 माइनस सॉरी S1 माइनस S4। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो हम कॉमन ले सकते हैं S1 माइनस S4, तो मेरा हो जाएगा टी लोअर माइनस टी हायर S1 माइनस S4। कोई दिक्कत?
तो ये मेरा क्यू नेट हो गया। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स फॉर रिवर्सिबल एंड क्लोज साइकिल, तो क्या होता है, जो मेरा होता है डेल क्यू बराबर डेल वर्क, यही होता है। अब यहाँ जो है मेरा, ठीक है, यहाँ पे जो है अगर इसको हम देखें तो टोटल क्यू नेट इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं यू प्लस वर्क नेट। रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए यू का जो है वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, जीरो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो जेन ऐसे केस में हम रिवर्सिबल प्रोसेस में क्यू को जीरो मान लें, अगर चेंज होगा ही, रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसलिए जो है क्या हम इसको यहाँ पे ऐसा, इसको हम यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं क्यू नेट इक्वल टू वर्क नेट। ठीक है, अब ये जो मेरा वर्क हम दे रही है जो डिवाइस है, सिंस आवर डिवाइस इस पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, इसको हमको देना पड़ रहा है पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होने के साथ तो क्या होगा कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्यू नेट होगा वो वर्क नेट माइनस टाइम ऑफ वर्क नेट होगा। यानी यहाँ से अगर हम उसको वर्क नेट निकालें तो वर्क नेट बराबर हो जाएगा क्यू माइनस ऑफ क्यू नेट, और क्यू नेट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, माइनस टी लोअर माइनस टी हायर अपन में एस वन माइनस एस फोर। तो इससे यहाँ हम निकाल सकते हैं टी एच माइनस टी एल एस वन माइनस एस फोर वर्क नेट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सीओपी की। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो सीओपी, अगर सीओपी की बात करें, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल का, तो क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपन में वर्क नेट या वर्क इनपुट। तो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और जो है यह वर्क इनपुट, कितना हम वर्क दे रहे हैं। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा है टी लोअर एस वन माइनस एस फोर, उसी में जो है वर्क इनपुट हो गया मेरा टी हायर माइनस टी लोअर एस वन माइनस एस फोर, ये टर्म कैंसिल आउट, देन सी ओ पी निकल गया मेरा टी लोअर टी हायर माइनस टी लोअर। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज तो रिवर्सिबल साइकिल का जो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो है सीओपी हमको निकल गया यहाँ से। अब यहाँ से एक चीज तो हमको क्लियर इंडिकेट पता चल रहा है, क्या, जो मेरा रिवर्स कार्नोट साइकिल का जो सीओपी होगा, रिवर्स कार्नोट साइकिल जो है इसका फंक्शन का सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल is a function of temperature limit only। दूसरा चीज, इसमें देखिए कहीं पे भी एयर का कोई रोल नहीं आया है, या कोई इस डेरिवेशन में कहीं पे टेम्परेचर के अलावा दूसरा कोई चीज का रोल नहीं आया है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं रिवर्स कार्नोट सीओपी
reverse Carnot COP is independent of working fluid. Independent of working fluid. तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है उससे वर्किंग फ्लूइड से कोई इशू नहीं होता है, मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमें बोला गया प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल है। वाई प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल? रिवर्स कार्नोट साइकिल को प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है? वाई प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल? ये क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ? तो इसके पीछे दो रीजन है। उन दोनों रीजन को समझने से पहले हम इसको एक चीज थोड़ा सा समझना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, पहला जो इसमें हम लोग यूज किए हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस। सबसे पहले आइडियाबेटिक प्रोसेस को समझते हैं, देन इसके बाद हम लोग समझेंगे कि दो रीजन क्या क्या है। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं अगर आइडियाबेटिक प्रोसेस की। आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है? आइडियाबेटिक प्रोसेस को अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आइडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है पीवी पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब है दूसरा चीज नो हीट एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज, हमको पता है इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। नो हीट एक्सचेंज, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। अगर कोई हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और फिर भी अगर हीट एक्सचेंज नहीं होने दे रहे हैं, कैसे? हीट एक्सचेंज होना नहीं देने दे रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1 से लेके 2 प्रोसेस जा रहा है, टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, लेकिन फिर भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हीट एक्सचेंज होने के लिए हम लोग टाइम ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आइडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग इतना फास्ट कर देते हैं, प्रोसेस को इतना फास्ट होता है कि जो है हीट एक्सचेंज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस को इतना फास्ट कर देते हैं। हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं मिलता, हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया कि जो है टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो है प्रोसेस को बहुत फास्ट प्रोसेस बना देते हैं। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? एक्सट्रीमली फास्ट होता है। अब आते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन फिर भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये भैया कैसे? अगर हीट ट्रांसफर होगा तो इसलिए बात है कि टेम्परेचर तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं कि मेरा हीट ट्रांसफर हो तो सिंपल सा बात है कि फंडामेंटल, अगर हीट ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो है, मतलब ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ही होता है हीट ट्रांसफर। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव अगर करना चाहते हैं तो भैया पहला चीज तो पॉसिबल नहीं है, आइसोथर्मल तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है? टेम्परेचर चेंज हो ही जाता है। अगर आप क्या बोलते हैं हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज हो ही जाता है। तो आइसोथर्मल पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो ही जाता है।
फिर क्या है, तो इसको हम करेंगे कैसे, इस प्रोसेस को करेंगे क्या। तो हमको अगर चाहते हैं कि नहीं भाई आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका यही है यहाँ पे कि प्रोसेस को एकदम स्लो कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्लो कर देते हैं, ताकि सिस्टम को पता ही नहीं चले कि हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, हीट ट्रांसफर हो रहा है पर एकदम धीरे धीरे से हो रहा है, जिसे पता ही नहीं चलता कि जो है यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक टर्म यूज किया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में कि क्वासी स्टैटिक्स। क्वासी स्टैटिक्स, क्वासी स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट रुका हुआ। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। यानी इसका मतलब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है, कई सदियां लग जाएंगी। आइसोथर्मल प्रोसेस को कंप्लीट होने में, इसका मतलब ये हो गया, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कई सदियों लग जाएंगे, कई सदियां लग जाएंगे। पता चला हम ही लोग मर गए इस प्रोसेस को देखने के लिए, तो कौन देखेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ठीक है, तो ये दोनों ही इसका मतलब है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस जो है बहुत एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है। और यही दोनों की वजह से जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ। तो पहला रीजन यहाँ पे आपको निकलता है कि व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो पहला रीजन है कि आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड रिजेक्शन, आइसोथर्मल प्रोसेस आर एक्सट्रीमली, ठीक है, स्लो प्रोसेस, वाइल आइसेंट्रोपिक। पहली चीज तो आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव करना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया कि आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड रिजेक्शन आर इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड रिजेक्शन आर नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, दूसरा रीजन ये है, आइसोथर्मल process is extremely slow process, while isentropic process is extremely fast process। तो इसमें क्या दिक्कत है, अब दिक्कत इसमें यहाँ पे है कि एक साइकिल में, विथ इन अ साइकिल, ठीक है, बैक टू बैक, एक आधा साइकिल में आप एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस जा रहे हैं, आधा साइकिल में एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस जा रहे हैं। मतलब आप कभी ऐसा पॉसिबल देखे हैं कि एकदम आधा यहाँ से, सपोज कीजिए कंप्लीट साइकिल है यहाँ पे, कभी ऐसा हुआ है कि जो है यहाँ से लेके यहाँ तक में जो है बहुत ही फास्ट से जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक में बहुत ही स्लो हो जाए प्रोसेस, ऐसा पॉसिबल है क्या, कभी नहीं पॉसिबल, मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि एक साइकिल, इस पूरा साइकिल में से हाफ साइकिल जो है एक्सट्रीमली फास्ट हो जाए और ये हाफ साइकिल एक्सट्रीमली स्लो हो जाए, तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि सो combination of these combination of these two process combination of these two process
process back to back within a cycle is not mechanically possible. Within a cycle is मैकेनिकली नॉट पॉसिबल। कोई भी डिवाइस ऐसा बन ही नहीं सकता, मैकेनिकली नॉट पॉसिबल। कोई भी ऐसा मशीन बन ही नहीं सकता जो एक्सट्रीमली एक आधा साइकिल में जो है एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस में जाए, उसके आधा साइकिल में जो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस में है, तो ये मैकेनिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यही दोनों सबसे बड़ा मेन रीजन है। ये इसको आए जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल को जो है प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं होने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि जो है आइसोथर्मल प्रोसेस आपका एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है, वही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस होता है। तो एक साइकिल में एक साथ लगातार बैक टू बैक, कि पहले एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, फिर एक्सट्रीमली फास्ट, फिर से एक्सट्रीमली स्लो एक्सट्रीमली फास्ट, तो स्लो फास्ट स्लो फास्ट स्लो प्लस कोई भी ऐसा मशीन डिवाइस बन ही नहीं सकता जो इस तरह से वर्क किया जा सके। तो जो है ये दोनों ही बेसिक जो मेन लिमिटेशंस है यही दोनों है, जिसकी वजह से जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि रिवर्स कार्नोट साइकिल इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा।